हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। विनिंग एज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी को आपका स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी के जिस टॉपिक पर आज हम पहुंचे हैं ये डेक्कन प्लेट्यू है। जो टॉपिक है डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका टॉपिक है ये ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। इंडिया एज अ लैंडस्केप बहुत सारी वेराइटीज़ डाइवर्सिटी से आपका भरा हुआ है और अभी तक इन क्लासेस में हमने अदर जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे हमने हिमालयंस किया था, हिमालयन माउंटेन आपका किया था, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन किया है, उसके बाद हमने सेंट्रल हाईलैंड आपका किया है जिसमें अरावली, मालवा, छोटा नागपुर और मेघालय प्लेटू वाले रीजन हमने आपके किए थे। उसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये डेक्कन प्लेट्यू का है। डेक्कन प्लेट्यू या इंडिया का, इसको हम डेक्कन वाला पार्ट, ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको आप क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा रीजन है जो आपको दिख रहा है सामने, ये क्या कहलाता है, आपका डेक्कन प्लेट्यू आपका कहलाता है। मेरा नाम विक्रम है और आप हैं विनिंग एज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जो डेक्कन प्लेट्यू है, अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू कितने पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, तो आपको दिखेगा यहाँ महाराष्ट्र का प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू में, तेलंगाना प्लेट्यू आपका आता है, छत्तीसगढ़ का प्लेट्यू आपका आता है। इसको हमने सेंट्रल हाईलैंड में आपका कर लिया है। आज हम ज़्यादा रिलेटिवली साउथ की तरफ है इंडिया के, मैदान जिसे कर्नाटका प्लेट्यू कहते हैं, मलनाड, ये भी कर्नाटका प्लेट्यू का हिस्सा है। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स। तो ये सारा का सारा जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो ऊपर वाला पार्ट जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, इन सभी के सभी को हमने पिछली क्लास, जिसको हमने सेंट्रल हाईलैंड का नाम दिया था, उसमें कवर अप किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर आपका देख लें। कौन कौन से पार्ट हैं आपके, महाराष्ट्रन प्लेट्यू है, कर्नाटकन प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स इसको आपका कहा जाता है। पिछले उसमें एक हमने स्किप कर दिया था जो आपका विंध्याचल रेंज था, क्योंकि वो लेक्चर काफी लंबा हो रहा था और बच्चे थोड़ा थोड़ा बोर लगते हैं उन्हें जब लेक्चर लंबा हो जाता है। विंध्याचल रेंज को मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। तो विंध्याचल जो आपके माउंटेन्स हैं, अगर हम बात करें उनके इंडिया में लोकेशन के बारे में, तो विंध्याचल जो आपके माउंटेन्स हैं ये इस तरह आपके फैले हुए हैं। ये कौन सा माउंटेन है आपका, विंध्याचल आपका माउंटेन है। नाउ एक चीज आप ये समझें, कि जिस तरह हिमालय एक लंबी आपकी रेंज है, विंध्याचल उस तरह एक प्रॉपर लंबी रेंज आपकी नहीं है। ये ग्रुप ऑफ हाईलैंड्स माउंटेन्स आपका है, एक प्रॉपर आपका रेंज नहीं है। जैसे विंध्याचल की अगर हम बात करें तो इनका जो एक्सटेंट है ये गुजरात के राजपीपला से आपका स्टार्ट होता है। विंध्याचल जो आपका पर्वत है कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात के राजपीपला तक, पीपला से आपका स्टार्ट होता है और ये बिहार में कैमूर तक फैला हुआ है। कैमूर का जो आपका रीजन है वहां तक हमें किसका एक्सटेंट देखने को मिलता है, आपके विंध्याचल माउंटेन्स का एक्सटेंट देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे एक्सटेंट में जैसे मैंने कहा कि विंध्याचल काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इसका अर्लियर जो आपका रीजन है, अर्लियर रीजन में इसको जोबाट हिल आपका कहा जाता है। ठीक है, जोबाट हिल के नाम से भी आपका जाना जाता है। गुजरात का जो रीजन है यहाँ पर इसको जोबाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा भांडेर, जो इसका दूसरा एक्सटेंशन है भांडेर, और तीसरा एक्सटेंशन जो है कैमूर है। कैमूर जो फैला हुआ है वो बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। बिहार में एक रीजन है सासाराम और किसी के लिए प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, जो टूम है शेरशाह सूरी का, वो कहाँ पर है, बिहार के सासाराम में है। ठीक है, तो बिहार के सासाराम तक विंध्याचल जो आपका स्क्रेप्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम विंध्याचल की बात करें तो जो उसका हाईएस्ट पीक है वो मध्य प्रदेश में है और इस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सद्भावना शिखर है। ठीक है, इसका नाम है सद्भावना पीक। तो सद्भावना पीक जो है वो विंध्याचल माउंटेन का सबसे ऊंचा आपका पीक है और ये कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल एक इम्पॉर्टेंट आपका माउंटेन है। ये ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन का जो आपका रिवर ड्रेनेज है उसको डिवाइड करता है, यानी कि इसके नॉर्थ में कौन सा पैटर्न है, आपका नॉर्दर्न
नॉर्दर्न रिवर्स का आपका रीजन है, और इसके साउथ में कौन सा रीजन है आपका, सदर्न पेनिनसुलर रिवर्स का आपका रीजन है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है कि एक बॉर्डर है किसके बीच में, गंगा और साउथ इंडियन रिवर सिस्टम के बीच में क्या है आपका एक रीजन है। अब आप ये देखें कि जो विंध्याचल है, अगर हम उनकी बात करें उनके नेचर की, तो विंध्याचल जो है एक ब्लॉक माउंटेन है। अगर हम इस पूरे के पूरे रीजन की बात करें तो एक कुछ रीजन कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ये हो गया यहाँ पर आपका अरावली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अरावली के बाद फिर यहाँ पर आपकी रिफ्ट वैली है या भ्रंश है यहाँ पर, उसके बाद आता है आपका विंध्याचल, फिर से रिफ्ट वैली है, और फिर आता है आपका सतपुड़ा। तो रिफ्ट वैली के चारों ओर या रिफ्ट वैली के दोनों ओर जो पर्वत खड़े रहते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, और जो आपका विंध्याचल है वो ही क्या है, इस तरह का एक आपका एक ब्लॉक माउंटेन है। जैसे मैंने कहा कि ये रीजन कुछ इस तरीके से है, उठा हुआ है फिर नीचे है, फिर उठा हुआ है फिर नीचे है, फिर इस तरीके से है। ठीक है, जो अरावली और विंध्याचल और मालवा के बीच में जो फॉल्ट है उसको GBF का नाम दिया जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं इसको। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में क्या है, रिफ्ट वैली है, और इस रिफ्ट वैली में बच्चों रिवर बहती है जिसका नाम क्या है आपका नर्मदा है। ये आगे भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, आगे भी कंटिन्यूअस है। यहाँ पर भी आपका रिफ्ट है, रिफ्ट के बाद आपका महाराष्ट्र में पर्वत दिखते हैं, कौन से, सतमाला माउंटेन्स महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर जो रिफ्ट है बच्चों उसमें बहती है कौन सी आपकी तापी रिवर या ताप्ती रिवर। ठीक है, सो ये जो रीजन है पर्टिकुलर जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशंस आपकी बनती हैं, जैसे पहले आपका अरावली है, उसके बाद विंध्याचल है, उसके बाद सतपुड़ा है, उसके बाद सतमाला है, बीच में क्या बनती है आपकी रिफ्ट वैलीज बनती हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज फ्लोज इनटू द रिफ्ट वैली। तो अगर हम वेस्टवर्ड की बात करेंगे तो नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहती है। अगर हम ईस्टवर्ड की बात करेंगे तो दामोदर रिवर किसमें बहती है आपकी रिफ्ट वैली में। तो 3 रिवर्स ऐसी हैं इंडिया में जो किसमें बहती हैं आपकी रिफ्ट वैली में बहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो एलिवेशन है अराउंड 650 मीटर का एलिवेशन है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है, लावा से बना है। रिवर्स जो यहां से निकलती है वो कौन कौन सी है, बेतवा, केन और चंबल है। ठीक है, बेतवा, केम और चंबल जो है यहां से निकलती हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसके जो एक्सटेंशन है वो कैमूर और भाड़नेड़ हिल्स हैं। ठीक है, इसके जो एक्सटेंशन है मतलब जिसमें ये बटा हुआ है आगे जाकर, वो किसमें बटा हुआ है आपके कैमूर और आपके भाड़नेड़ रेंजेस में आपका बटा हुआ है। ठीक है, अगला जो आपका रेंज है इसका नाम है आपका सतपुड़ा रेंज। तो विंध्याचल रेंज के साउथ में आपको मिलेगा सतपुड़ा रेंजेस। अब जैसे विंध्याचल एक कंटिन्यूअस रेंज ना होकर बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेंजेस में आपका डिवाइडेड है, उस तरह सतपुड़ा भी एक कंटिन्यूअस रेंज ना होकर बहुत सारे रेंजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, एक्चुअल में सतपुड़ा जो शब्द होता है, सत जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है 7, पुरा का मतलब होता है माउंटेन्स। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो सतपुड़ा का जो आपका माउंटेन है, एक्चुअल में ये 7 ब्लॉक माउंटेन्स का क्या है, एक ग्रुप है, जिसमें और इसमें आपका क्या, इसमें आपका देखिए जैसे हमने पीछे डायग्राम में हम समझ कर आए थे कि इसमें जो रिफ्ट वैलीज आपकी बनती हैं उसमें नर्मदा और तापी रिवर आपकी फ्लो करती हैं। जो सतपुड़ा का नॉर्दर्न वाला रीजन है, यहाँ ये रिफ्ट वैली है, यहाँ पर कौन सा रिवर फ्लो करता है, नर्मदा रिवर फ्लो करता है। सतपुड़ा का साउथ वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी रिफ्ट वैली है, यहाँ कौन सी नदी फ्लो करती है आपकी, तापी नदी बहती है। तो सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन के दोनों ओर क्या है आपका रिफ्ट वैलीज हैं, जिसमें नर्मदा और तापी नदियां आपकी बहती हैं। सतपुड़ा रेंजेस भी विंध्याचल की तरह ही गुजरात के राजपीपला से आपकी शुरू होती हैं। आपको याद होगा अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जो आपकी विंध्याचल रेंजेस हैं वो गुजरात के राजपीपला से आपकी स्टार्ट होती हैं, जहां पर सतपुड़ा रेंजेस को राजपीपला कहते हैं। डिफरेंस क्या है कि विंध्याचल रेंजेस को वहां पर जोबाट कहते हैं, और यहाँ पर सतपुड़ा जो रेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। जो दूसरा एक्सटेंशन है, अगला जो इसका एक्सटेंशन है, ये यहाँ पर आपका अवस्थित है, और इसको हम कहते हैं महादेव हिल्स। महादेव हिल्स जो है ये किसका पार्ट है, आपका सतपुड़ा का ही पार्ट है।
और महादेव पहाड़ियां, महादेव हिल्स में ही सतपुड़ा रेंजेस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा के जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? आपकी धूपगढ़ है। तो धूपगढ़ पीक कौन सी पहाड़ियों में है? आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रेंज है इसको हम कहते हैं मैकाल। अगला जो इंपॉर्टेंट रेंज है ये कौन सा है? आपका मैकाल है। मैकाल की एक इंपॉर्टेंट चोटी है, इसका नाम है अमरकंटक। मैकाल का एक इंपॉर्टेंट पीक है, इसका नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमरकंटक से ही ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर? आपकी नर्मदा रिवर। और नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। जो इसका वेस्ट पार्ट है वहां से नर्मदा निकलती है, और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वहां से निकलती है सोन रिवर। ठीक है, सोन जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। पटना में जाकर किससे जाकर मिलती है? आपकी गंगा से जाकर मिलती है। ठीक है, तो अमरकंटक एक पीक है। किन रेंजेस में है अमरकंटक? मैकाल रेंजेस में है। मैकाल रेंज किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है। जो मैकाल रेंजेस हैं वो किसका पार्ट है? आपका सतपुड़ा का पार्ट है। और यहां पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक से ही ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर्स? नर्मदा और सोन रिवर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा हिल्स ऑफ मैकाल रेंज, हमने देखा नर्मदा, वेनगंगा, वर्धा, तापी, सोन। ठीक है, यहां पर इस एरिया को ड्रेन आपका करती है। इंपॉर्टेंट पीक्स जो है धूपगढ़ है 1350 मीटर्स, जैसा हमने पीछे पढ़कर आए हैं। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट पीक्स है वो कौन सी है? अमरकंटक है और डोंगार है। ठीक है, अमरकंटक कहां पर है? आपका मैकाल पहाड़ियों में है अमरकंटक। मैकाला रेंज में है अमरकंटक, और मैकाला रेंज के अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन रिवर्स का क्या होता है? ओरिजिन आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है आपका महाराष्ट्रन प्लेट्यू। तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू जो है, जो ये वाला हिस्सा है डेक्कन के प्लेट्यू का, कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न जो आपका पार्ट है, इसी को हम महाराष्ट्रन प्लेट्यू का नाम आपका देते हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो नॉर्दर्न, जैसे हमने देखा कि जो डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? आपका महाराष्ट्रन प्लेट्यू आपका कहते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? रोलिंग प्लेट्यू है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, रोलिंग प्लेट्यूज वो होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता जाता है? स्लोप डाउन होता जाता है, उनकी ऊंचाई कम हो जाती है, स्लोप डाउन होता जाता है। तो ऐसे प्लेट्यू जिनके स्लोप्स डाउन होते जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके रोलिंग प्लेट्यूज आपके कहलाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यहां पर डेक्कन ट्रैप की चट्टानें भी मिलती हैं। देखिए डेक्कन ट्रैप क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम के उससे समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर एक वॉल्केनो है। ठीक है, यहां पर क्या है? एक वॉल्केनो है। वॉल्केनो के नीचे जो है इस तरह की अनइवन क्या है? आपका सरफेस है। अब जब वॉल्केनिक लावा बाहर निकलेगा तो वो इस पूरे अनइवन सरफेस को भरकर क्या कर देगा? फ्लैट कर देगा। अब ये जो चट्टानें इसके नीचे दब गई हैं, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक या लावा ट्रैप रॉक्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? लावा ट्रैप रॉक्स कहते हैं। ये माना जाता है कि व्हेन इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, उस टाइम पर एक जो डिफरेंट इरा में अर्थ को बांटा जाता है, उस समय की एक इंपॉर्टेंट इरा है जिसको हम कहते हैं क्रिटेशियस इरा। क्रिटेशियस काल कहते हैं। क्रिटेशियस काल या क्रिटेशियस इरा में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें वॉल्केनिक इरप्शन आपके हुए थे, जिसकी वजह से जो डेक्कन का प्लेटू है उसका फॉर्मेशन हुआ था। डेक्कन का प्लेटू पूरा का पूरा कैसा था? अनइवन सरफेस था, और वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा निकलकर बाहर आया, और लावा ने क्या किया? पूरे के पूरे सरफेस को इवन कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? डेक्कन ट्रैप की रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जो ये वाला जो रीजन है इसमें हमें क्या देखने को मिलती हैं? आपकी डेक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलती हैं, लावा ट्रैप की रॉक्स आपकी देखने को मिलती हैं। अब जो चट्टानें लावा के ठंडे होकर ठोस होने से बनती हैं, सॉलिडिफाई होने से बनती हैं, ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट रॉक्स कहते हैं। और जब बेसाल्ट रॉक्स का इरोजन होता है, जब क्या होता है? बेसाल्ट रॉक्स का इरोजन होता है, तो आपकी ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
काली मिट्टी आपकी बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं। यही वजह है कि इस रीजन में बड़ी मात्रा में कॉटन का प्लांटेशन आपका होता है, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है जिसमें कॉटन की आइडल खेती आपकी की जा सकती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो आपका प्लेट्यू है उसका फॉर्मेशन किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है? लावा ट्रैप्स की चट्टानों से आपका हुआ है। बेसाल्टिक रॉक्स आपकी ज्यादा है। बेसाल्टिक रॉक्स की वजह से यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स का जब इरोजन होता है तो यहाँ पर क्या बनती है आपकी, ब्लैक सॉइल बनती है, काली मिट्टी बनती है, जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए क्या मानी जाती है, आपकी आइडल मानी जाती है। ठीक है, तो ये था आपका महाराष्ट्रन प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद है आपका तेलंगाना प्लेट्यू। अगर हम बात करें तेलंगाना प्लेट्यू की तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सदर्न इंडिया का। सो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, जिसमें आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपका पड़ता है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है तेलंगाना प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना प्लेट्यू भी आयरन और मिनरल रिच आपका रीजन है। और यहाँ पर कुडुप्पा जो है एक रॉक फॉर्मेशन है। इंडिया में डिफरेंट टाइप के रॉक्स, चट्टानें आपकी मिलती हैं, जैसे आपकी गोंडवाना हो गई, आर्कियन आपकी हो गई, धारवाडियन आपकी रॉक्स हो गई, विंध्यन आपकी रॉक्स हो गई। उसी क्रम में जो कुडुप्पा रॉक सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है और यहाँ से बड़ी मात्रा में आयरन ओर और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपके प्राप्त होते हैं। तो तेलंगाना जो आपका प्लेट्यू है ये कहाँ पर है, आपके तेलंगाना रीजन में, आंध्र प्रदेश रीजन में, और ये जो ईस्टर्न घाट्स है उसके क्या है, आपके पैरेलल फैला हुआ एक प्लेट्यू है। यहाँ पर क्या है, आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल ये प्लेट्यू आपका फैला हुआ है। इसका जो एक्सटेंट है ये आपका कहाँ पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से बहुत सारी नदियां भी बहती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, पेनरू हो गई, इसके अलावा मूसी रिवर भी हो गई, मूसी रिवर आपकी हो गई। कृष्णा रिवर जो है इस प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, जो कृष्णा रिवर है ये इस प्लेट्यू के बीच से आपका फ्लो करके इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। बच्चों आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा रायलसीमा प्लेट्यू। तो एक्चुअल में जो तेलंगाना का सदर्न पार्ट है, तेलंगाना प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, रायलसीमा प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, जो सदर्न पार्ट है किसका, तेलंगाना प्लेट्यू का, उसको ही हम क्या कहते हैं, आपका रायलसीमा प्लेट्यू आपका कहते हैं। तो तेलंगाना प्लेट्यू पर तेलंगाना कुडुप्पा रॉक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ से फ्लो करती हैं। कृष्णा रिवर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इसके साथ साथ कृष्णा के अलावा गोदावरी, पेनरू और मूसी रिवर भी इस पठार के ऊपर से आपके करती हैं, आपका फ्लो करती है। सो दिस वाज तेलंगाना प्लेट्यूज फॉर यू। उसके बाद है कर्नाटका प्लेट्यू। नाउ कर्नाटका प्लेट्यू काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं, अच्छे लेवल पर भी इससे क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, बार बार इससे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तेलंगाना प्लेट्यू जो है ये, इसको नाम दिया जाता है धारवाड़ भी, इसको धारवाड़ प्लेट्यू का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया का जो टोपोग्राफी है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक सिस्टम से आपके बने हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रॉक मानी जाती है धारवाड़ जो रॉक्स हैं ये मेटालिक ओर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें बड़ी मात्रा में मेटालिक ओर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेटालिक ओर जो है धारवाड़ के रीजन में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो कर्नाटक का प्लेट्यू है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है आपका मलनाड और दूसरा पार्ट होता है आपका मैदान, मलनाड और मैदान। ठीक है, कर्नाटका प्लेट्यू से बहुत सारी रिवर्स भी आपकी बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। शरावती रिवर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल जो है, या जोग वाटरफॉल जो है, वो किस पर है, आपका शरावती रिवर पर है। शरावती जो रिवर है ये शिमोगा से निकलती है। शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, मलनाड वाले रीजन में आपका पड़ता है, और यहीं से ओरिजिनेट होती है शरावती नदी। और शरावती नदी पर कौन सा फॉल है, आपका जोग फॉल है। जोग जो है ये इंडिया का सबसे ऊंचा फॉल है। ठीक है, इसको महात्मा गांधी फॉल या गोर सोपा भी कहते हैं। ठीक है,
इसको महात्मा गांधी फॉल या गोरसोपा, जो रीजनल लैंग्वेज है इसमें इसको गोरसोपा भी आपका कहा गया है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि जो कर्नाटका प्लेट्यू है उसको मैसूर प्लेट्यू भी कहते हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है मलनाड। मलनाड इज द वर्ड फॉर हिली कंट्री इन कन्नड़ा। मलनाड कंसिस्ट ऑफ डीप वैलीज विद डेंस फॉरेस्ट। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि मलनाड वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, जहां पर क्या है आपकी पहाड़ियों वाला जो रीजन है, ये इस रीजन को कहा गया है मलनाड। ठीक है, जहां पर पहाड़ियां हैं और आपकी क्या है डीप वैलीज हमें देखने को मिलती हैं कर्नाटक प्लेट्यू में ही, उसको मलनाड कहते हैं। और जहां पर क्या है रोलिंग प्लेन है, प्लेन वाला रीजन है, ज्यादा प्लेन देखने को मिलते हैं इस हिस्से को। ठीक है, किसका पार्ट है ये, कर्नाटक के पठार का ही पार्ट है, कर्नाटक प्लेट्यू का ही पार्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो कर्नाटक का प्लेट्यू धारवाड़ रॉक से आपका बना है। मलनाड और मैदान में इसको डिवाइड किया जाता है। मलनाड जो है वो कैसा रीजन है आपका, हिली रीजन है, और मैदान जो है ये कंपैरेटिवली कैसा रीजन है आपका, प्लेन रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका चलते हैं, नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न घाट्स या इनको सह्याद्री भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में नॉर्थ से साउथ, वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में नॉर्थ से साउथ फैली हुई एक लंबी पर्वत माला है, एक लंबी क्या है आपका माउंटेन रेंज है। ये भी कैसे पर्वत हैं आपके, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ये भी कैसे माउंटेन्स हैं आपके, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और ये तापी रिवर वैली, देखो यहां से तापी नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है। तापी रिवर वैली से कहां तक फैले हुए हैं आपके, कन्याकुमारी तक। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6। तो टोटल 6 स्टेट से आपका वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री गुजरता है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी, पुदुचेरी का एक जिला है जो कहां पड़ता है, केरल में पड़ता है यहां। तो पुदुचेरी के माहे जिले से भी आपकी ये रेंज आपकी गुजरती है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स का जो एक्सटेंट है वो कहां से कहां तक है आपका, गोवा से लेकर तमिलनाडु तक है। ठीक है, अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो जो इनका जो स्लोप है वेस्टर्न साइड में ऊंचा है और ईस्टर्न साइड में क्या है आपका नीचे है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन और सदर्न सेक्शन। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न सह्याद्री, मध्य सह्याद्री यानी कि उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसको 3 पार्ट्स में हम क्या करते हैं आपका डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, पहले हम बात ही कर लेते हैं इसका जो सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से सेक्शंस हैं। अगर हम बात करें तो तापी रिवर की जो वैली है, जैसे हमने कहा कि तापी से कहां तक है, कन्याकुमारी तक है। तापी से लेकर जो गोवा में जुआरी और मांडोवी रिवर बहती हैं, इसके मुहाने तक जो ये रीजन है ये टोटल 650 किलोमीटर तक का रीजन है और इसको सह्याद्री का नॉर्दर्न सेक्शन कहते हैं। ठीक है, 650 किलोमीटर का रीजन है और इसको क्या कहते हैं हम, सह्याद्री का नॉर्दर्न सेक्शन कहते हैं। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये महाराष्ट्र में है। इस सेक्शन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, महाराष्ट्र में, और इस पीक का नाम है कलसूबाई। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि नॉर्दर्न सह्याद्री का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, कलसूबाई। एक इंपॉर्टेंट पीक और है यहां पर जहां से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है और इस पीक का नाम है बच्चों महाबलेश्वर। नाउ महाबलेश्वर एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ महाबलेश्वर से ही कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो नॉर्दर्न सेक्शन जो है सह्याद्री का, उसकी 2 इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर मैं बात कर लूं तो नॉर्दर्न सेक्शन की सबसे ऊंची पीक कौन सी है आपकी, कालसूबाई है। कालसूबाई लिख लेना नाम। और दूसरी इंपॉर्टेंट पीक है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर। नॉर्दर्न सेक्शन जो है उसका कितना लंबाई है, 650 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है, तापी रिवर से लेकर जुआरी मांडोवी रिवर तक, कहां पर, गोवा में। ठीक है, ये क्या है, इसका नॉर्दर्न एक्सटेंट है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स की या मध्य सह्याद्री की हम बात करते हैं तो जुआरी मांडोवी रिवर से लेकर, ये हमारी मांडोवी रिवर थी यहां पर, लेकर जहां पर तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहां तक दूसरा एक्सटेंशन है। इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल सह्याद्री कहते हैं।
मिडिल सह्याद्री कहते हैं इस सेक्शन को, ठीक है। और इसकी भी लेंथ कितनी है आपकी 650 किलोमीटर्स है। इसकी भी लेंथ कितनी है आपकी 650 आपकी किलोमीटर्स है। इंपॉर्टेंट पीक जो है जिनकी डोडा बेटा है, मकुर्ती है, बहुल मेला है, कुद्रेमुख है और पुष्पागिरी है। देखो अगर मैं माउंटेन रेंज की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, माउंटेन रेंज की, सह्याद्री की बात करूं, तो मिड सह्याद्री का सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कुद्रेमुख, है ना। आप देख रहे हैं कि यहां पर डोडा बेटा का जो हाइट है 2637 मीटर्स है। तो आप बोलोगे सर नील आपका डोडा बेटा क्यों नहीं है हाईएस्ट पीक, क्योंकि डोडा बेटा वेस्टर्न घाट्स में नहीं आता है, वेस्टर्न घाट्स में नहीं आता। डोडा बेटा कहां आता है बच्चों, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा कहां पर आता है, नीलगिरी में आता है। तो जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी क्या है आपका, डोडा बेटा है। इसलिए डोडा बेटा को मिडिल सह्याद्री का हाईएस्ट पीक नहीं मानते हैं। मिडिल सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका, कुद्रेमुख है। और कुद्रेमुख कहां पर है बच्चों, कर्नाटका में। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, सदर्न वेस्टर्न घाट्स और सदर्न सह्याद्रीज। यानी कि सदर्न वेस्टर्न घाट्स का मतलब क्या है कि सबसे जो लास्ट वाला रीजन है सह्याद्री का, कौन सा वाला, हमने पढ़ा था नीलगिरी। नीलगिरी से लेकर कहां तक है आपका, कन्याकुमारी तक है। और नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक के इस एक्सटेंशन का टोटल जो लेंथ है यह है आपका 300 किलोमीटर्स। तो कितना हो गया टोटल, 650 अप और 300, ठीक है। तो कितना हो जाता है आपका 1600 किलोमीटर्स। तो टोटल जो लेंथ है सह्याद्री की, जो हमने पढ़ा था गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, टोटल लेंथ कितना है 1600 किलोमीटर्स है। और जो आपकी सदर्न सह्याद्री है वो कहां से कहां तक है आपके, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हम पीछे पढ़कर आए हैं, नीलगिरी से लेकर कहां तक है आपकी, कन्याकुमारी तक आपकी फैली हुई है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है ये अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी पीक, अनायमुड़ी जो आपकी पीक है ये सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। समझ आ गया। अनायमुड़ी जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है। अनायमुड़ी के तीनों तरफ क्या है, अलग अलग आपकी रेंजेस हैं। जैसे यहां पर पहाड़ियों का नाम है पालिनी हिल्स हैं, ठीक है। इधर जो पहाड़ियां हैं इनका नाम है अनामलाई हिल्स। और नीचे जो पहाड़ियां हैं इनका नाम है कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां। और इन तीनों पहाड़ियों के बीचों बीच कौन सा आपका रेंज है, इन तीनों पहाड़ियों के बीच में आपका अनायमुड़ी जो सबसे हाईएस्ट पीक है किसका, आपका सदर्न पार्ट्स का, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, अनायमुड़ी है, ठीक है। जैसे यहां पर आपका गिवन है, अनायमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका ईस्टर्न घाट्स। देखिए ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स की तरह एक लंबी रेंज नहीं है, जबकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं। ये कहां से लेकर कहां तक है, ये आपका महानदी से लेकर कहां तक है आपके तमिलनाडु तक। तो यहां पर महानदी से ये स्टार्ट हो जाते हैं और कहां तक है आपके तमिलनाडु तक आपके फैले हुए हैं। महानदी से लेकर कहां तक है आपके तमिलनाडु तक आपके फैले हुए हैं। और इसमें अलग अलग माउंटेन्स आपके आते हैं, इसमें बहुत सारी पहाड़ियां आपकी आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनका कंटिन्यूएशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपकी रिवर्स आकर गिरती है, देखो इंडिया का जो नेचुरल ढाल है ना, नेचुरल स्लोप जो है वो कहाँ है, ईस्टवर्ड है। और ये इंडिया का कौन सा पार्ट है, ईस्टवर्ड पार्ट है, बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं, बड़ी बड़ी वैलीज बनाती हैं, जिसकी वजह से वो इस कंटिन्यूएशन को काट देती हैं। कंटिन्यूएशन नहीं रहता है क्योंकि रिवर क्या आती है, बहुत बड़ी बड़ी वैलीज बनाती है इन हिल्स को काटकर, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट पीक है हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो इसका नाम है जिंधा गदा, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट्स का वो कौन सा है आपका, जिंधा गदा है, ठीक है। कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है जिंधा गदा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स की आप रेंजेस की अगर हम बात करें तो देखें जरा, मलिया रेंज है, महेंद्रगिरी है, मधुगुला रेंज है, कोंडा रेंज है, गलीकोंडा है, ठीक है। और सदर्न ईस्टर्न घाट्स जो है वो गोदावरी के नीचे आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपकी पालकोंडा रेंज, जावड़ी हिल, शेवा रॉय, बिलगिरी रंगनाथ हिल,
नल्ला मलाई हिल्स, ये सारे के सारे किसके भाग हैं? आपके ईस्टर्न घाट्स के पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज है, जैसे मैंने आपसे अभी बात की थी कि कुड़प्पा और धारवाड़ जो चट्टाने हैं वहाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। बड़ी मात्रा में कोल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, कोयला बहुत निकलता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट्स है, यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस काफी आपका मिलता है, रिवर्स काफी मिलती है, टूरिज्म बहुत होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो कि इसमें डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी की वजह से काफी सारे ये चैलेंजेस आपका फेस कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, सो चलिए, सो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने पेनिनसुलर प्लेटो के पार्ट के डेक्कन को हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे। इंडिया के जो कोस्ट हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। और अब हम ये जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसको खत्म करने की ओर है। उम्मीद करते हैं आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। थैंक यू।